नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना को लेकर जिस तरीके से स्थितियां बनी और पूरी देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई है। इस गाड़ी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो प्रदेश सरकार भी जो है अपना रही है, राज्य की मनोहर सरकार भी अपना रही है, ताकि जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से इसका नुकसान हुआ उसे वापस पटरी पर लाया जा सके। गाइडलाइंस में जो चौथा लॉकडाउन है उसमें काफी ढील दी गई है। इंडस्ट्री को 100% खोला गया है, श्रमिकों को वापस जो है बुलाया जा रहा है और फैक्ट्रियों का चक्का जो है दोबारा चल पड़ा है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कोविड-19 कि जो पहले का समय था या जो पोस्ट कोविड-19 की एरा होगी, जो बाद का समय होगा, उसमें कितना बड़ा अंतर होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है राज्य की पूरी तरीके से डावाडोल है। इसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसी बीच सरकार जो है लोगों का योगदान किस तरीके से डाल सकती है, क्योंकि उपभोक्ता जो है लोग हैं। क्या लोग सामान खरीदने के लिए दोबारा से उसी क्षमता के साथ बाजार में लौटेंगे या स्थितियां अब कुछ अलग होगी? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मदन मोहन गोयल। गोयल साहब जो हैं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफी लंबे समय तक अध्यापन किया है। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एज अ वाइस चांसलर भूमिका अदा की है। वहीं न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, अध्यापन किया है। खासतौर पर सियोल, हैनकुक यूनिवर्सिटी और यूएस में कई जगह इन्होंने अपने अध्यापन से बच्चों को जागरूक किया है अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रोफेसर साहब, आपका सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है। कि अब तक प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकारें जो हैं हजारों करोड़ के नुकसान की बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई जो है या इस नुकसान को किस तरीके से सरकार जो है पूरा कर सकती है, कितने समय में कर सकती है? देखिए, जहां तक बात है नुकसान के मापने की, नुकसान को मापने के लिए विश्व स्तर के ऊपर वर्ल्ड बैंक के आंकड़े आए हैं। कुछ लोग 8 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 9 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको भारत की परिप्रेक्ष्य में देखूं, भारत का लॉकडाउन तो सबसे ज्यादा हो गया और हरियाणा में भी लॉकडाउन उसी तरीके से चल रहा है। तो जहां तक अमाउंट की बात है, हम इस अमाउंट के बारे में तो इस समय नहीं कह सकते कि कितना नुकसान होगा। नुकसान होगा, उसका कंसिडरेबल अमाउंट होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसको मापने के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में आंकड़े हैं, ना ही हमारे पास इसके लिए कोई सुविधाएं हैं। तो ये अनुमान एक शास्त्री के तौर पे नहीं लगाया जा सकता। जहां तक बात है इस समस्याओं से समाधान पाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की, मैं अपने लेखों में कहता रहा हूं कि पोस्ट कोविड इरा में हमने आपको तैयार करना है। मैं अपने इस मॉडल में ये कहा करता हूं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कुरुक्षेत्र का विद्यार्थी, कुरुक्षेत्र का शिक्षक होने के नाते, नागरिक होने के नाते भगवत गीता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सिंपल लिविंग एंड नो थिंकिंग। नो थिंकिंग डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट थिंक। वी शुड थिंक ऑफ दोज थिंग्स which are in our control and we should not think of those things which are not in our control. सरकार को भी मैं लेखों में बात करता रहा हूं कि हमें उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा जो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है उनकी बातें हम क्यों करें जी। तो इसके लिए सिंपल बनने के लिए इस मॉडल में हमने जो बातें कही हैं कि हमने अपने इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना होगा, हमें अपने आप से प्यार करना होगा, आत्मा को समझना होगा, हमें फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने भोजन को ध्यान में रखना पड़ेगा और सबसे बड़ा तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे चेंज करना पड़ेगा? मैं कहीं बोल रहा था कि हम इस समय विश्व स्तर पर चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ अनिल जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं चाइना के काफी खिलाफ लिखा करता था। 2010-11 में मैंने चाइना के खिलाफ बहुत आर्टिकल लिखे, लेकिन मुझे एक अमेरिका से फोन आया था कि गोयल साहब, अपना चाइना के प्रति
व्यवहार बदल लें वरना कोई मार देगा आपको। उस समय हम्म, मैंने चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक परिभाषा बनाई थी, कम होम आई नीड अफेक्शन। हम्म, चाइना स्टैंड्स फॉर कम हम्म, होम आई नीड अफेक्शन, मीनिंग हम्म, देयर बाय आई लव यू। और हम्म, इस बात को मैंने यूज किया, एक्सपेरिमेंट किया अपने चाइनीज दोस्तों पर जो मुझे कोरिया में सियोल में मिले थे, और हम्म, वो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। देखिए, हम्म, हमें जब तक अपना ये वार ऑफ वर्ड्स को खत्म नहीं करेंगे, ब्लेम गेम को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम देश में सुधार नहीं ला सकते। सरकार जी, को भी अपनी गलतियों को मानना होगा। सरकार हम्म, हर चीज के लिए यस करती है, सरकार को नो कहना सीखना होगा। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा नो कहने की आदत है, उनको यस कहना सीखना पड़ेगा, तभी जी, जाकर के तालमेल बढ़ेगा। और जहां जी, तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन तो भाई विश्व स्तर के ऊपर खत्म होने जा रहा है। कंपटीशन की हम्म, जगह हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करने के लिए सहायता करनी पड़ेगी, तभी जाकर के विश्व स्तर के ऊपर, देश के स्तर के ऊपर विशेष संभावनाएं हो पाएंगी। जहां तक आपका प्रश्न था कि इसके लिए कितना समय लग सकता है, जी, आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हुए हैं, जी, जिनके लिए प्रावधान किए गए हैं 2030 के 17 हम्म, गोल हैं। जी, मेरा ये मानना है कि अब मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भूल जाएं और उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रोज पढ़ें, हम्म, 17 डेवलपमेंट गोल्स। और हो सकता है अब कम से कम 10 साल हमें लग जाएं दोबारा से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ने के लिए, और जी, इसके लिए हमें बार बार लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझना पड़ेगा, अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, अपने लुक्स को बदलना पड़ेगा, अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा, अपने वर्ड्स को बदलना पड़ेगा, ताकि मेरे देश में ये एक लॉ बन जाए, एक कानून हम्म, बन जाए, ताकि जी, लोग जो हैं स्मार्ट और सिंपल बन करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारें, अपने आप को भी सुधारें, अध्यात्म में विश्वास करें। मेरा ये मानना है कि अध्यात्म में विकास की दर वास्तव में भौतिक विकास की दर से अधिक होती है, और मात्र केवल मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करके गीता के ज्ञान को समझते हुए हम स्मार्ट और सिंपल बन सकते हैं, और हमें भारत को विश्व शक्ति से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोफेसर साहब, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की स्थितियां जो हैं सदी में एक आध बार ही बनती हैं, इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लगा लें या अब लगा लें, तो ये आप इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो क्या ये इसे अवसर भी माना जा सकता है? बिजनेसमैन हो, कंपनीज हो, सरकारें हो, आम आदमी हो, इसे एक अवसर की तरह भी देखा जा सकता है? देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक ये विपरीत परिस्थितियां हैं, वैसे तो हमारे यहाँ हर साल ही होती हैं। मेरे जी, देश के अंदर, मेरे राज्य के अंदर अगर ज़्यादा बरसात आ जाए तो फ्लड आ जाते हैं, और अगर बारिश ना हो तो अकाल पड़ जाते हैं, और जी, ये कार्यक्रम हर साल चलता है। मुझे खेद जी, है कि हमारे देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर ना हम बाढ़ के लिए तैयार हैं, ना हम अकाल के लिए तैयार हैं। जहां तक बात है इस कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 आया है, इसकी समस्या इतनी गंभीर नहीं थी जितनी हमने इसको कर दी है। और जी, मेरा तो ये मानना है कि विश्व स्तर के ऊपर इसके लिए जो डर फैलाया गया है, इतने हम्म, डर की बात नहीं थी। अगर हम अपने लोगों को डिसिप्लिन करते और उनको समझाते कि वास्तव में भाई ये एक नए किस्म का वायरस आया है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे को लगती है। पहले भी छूत की जी, बीमारियां रही हैं। जी, तो जहां जहां तक बात है अवसर की, आप कह रहे थे कि क्या इस लॉकडाउन से भी कोई अवसर मिल सकते हैं? मुझे मिला है। मैं अनिल जी सवेरे 3 बजे उठता हूँ और खूब पढ़ने लिखने का काम करता हूँ, चिंतन करता हूँ। कल भी मैंने शायद आपको एक लेख भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं क्या बनूंगा लॉकडाउन के बाद। उसमें जी, मैंने अपने पूरे अनुभव के आधार पर कुछ जो मैं चिंतन करता हूं अर्थशास्त्र का, मैंने उसमें एक हम्म, नए किस्म के अर्थशास्त्र की बात की है,
जिसको मैं आवश्यकता का अर्थशास्त्र कहता हूं, इंग्लिश में से मैं कहता हूं नीडोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड। और अगर हम केवल मात्र अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहें तो हमारे देश में ना कभी समस्या थी ना कभी होगी, अगर हम केवल जरूरतों तक सीमित रहें। महात्मा गांधी भी ये बात कहा करते थे, इंडिया हैज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई नीड्स नॉट ग्रीड्स। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम केवल जरूरतों तक सीमित रहें तो हमारे देश के साधन पर्याप्त हैं। जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात आपने कही, इस समय हम दूसरे के नुकसान को अपना गेन समझने लग जाते हैं। जैसे इस समय चाइना की तरफ दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि ये जो वायरस चाइना से आया है नहीं आया है, इस बात का अभी कोई प्रमाण तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंक्वायरी चल रही हैं। मैं चाइना के बारे में ये कहना चाहूंगा कि चाइना के लोग इंडिविजुअल लेवल पर तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा अनुभव है, मैं जब साउथ कोरिया सियोल में था तो मुझे कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जिस तरीके की बातें चलती हैं, चाइना हमेशा अपनी करेंसी का रेट दुनिया भर में सबसे कम करता रखता रहा है। क्यों रखता रहा है? कि विश्व स्तर के ऊपर अपनी चीजों को सस्ती कीमत पर बेचता रहा है। इसी तरीके से चाइना हर देश के लिए जो वस्तु बनाता है उस पर लिखता है मेड इन चाइना फॉर कोरिया, मेड इन चाइना फॉर यूएसए, मेड इन चाइना फॉर जापान। लेकिन भारत के लिए ऐसा कभी नहीं करता रहा। भारत में जो चाइना का सामान आता है वो रिजेक्टेड सामान होता है और वो बॉर्डर्स के ऊपर ट्रकों में आता है और तुल करके बिकता है। जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अवसर के तौर पे देखा जा रहा है, विश्व की बहुत सी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी वो चाइना से छोड़कर वापस अपने देशों में चली गई हैं और अब वो नए अवसर ढूंढ रही है। इसके लिए अगर हम अपने देश में अवसर मानते हैं तो हमें इसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। वातावरण कैसे बन सकता है? वो वातावरण कैसे बन सकता है? उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है डोमेस्टिक सेविंग रेट, और हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है वो हमेशा चाइना से लगभग 10% रहा है और पिछले दिनों में तो ये 15% कम रहा है। वास्तव में जब तक हम अपने देश की डोमेस्टिक सेविंग रेट को नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक हम दूसरे देशों की कंपनियों को यहां आने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। जी प्रोफेसर साहब, अगला सवाल ये है कि मुख्य तौर पर आपके अनुभव से इस कोरोना काल के दौरान और इसके बाद सबसे बड़ा अंतर मनुष्य के जीवन में आर्थिक तौर पर क्या रहने वाला है? मैं अभी आपको बता रहा था कि अब लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं और उन्होंने पूरे 3 महीने अपनी केवल जरूरतों तक सीमित रखने की बात सोची है, घर में ही खाना खाते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ये तो मुझे लगता है खत्म ही ना हो जाए कहीं। कारण ये है कि हमने ट्रैवल भी खत्म कर दिया, बाहर जाने के लिए रेस्टोरेंट्स का जो वातावरण है वो भी खत्म हो गया। तो अर्थव्यवस्था पर जो अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं वो मैं यही कहता हूं कि हमें अब अपनी जरूरतों को पहचानना पड़ेगा। उन जरूरतों के हिसाब से ही उन्हीं चीजों को पैदा करना पड़ेगा जो हमारे लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन उसको विश्व स्तर पर भी निर्यात किया जा सकता है। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने अभी जो पिछले दिनों में संदेश दिया था वहां आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की थी और उन्होंने एक शब्द का रिपीटेडली प्रयोग किया था कि हम स्वावलंबी बनने के लिए लोकल के लिए वोकल हो जाएं, लोकल के लिए वोकल हो जाएं। मेरा ये मानना है लोकल के लिए वोकल होने से काम नहीं चलेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होता। हम आज एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं देख सकते, बल्कि हमें इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के योगदान को समझना होगा। और जहां तक
ओपन इकोनॉमी की बात है, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, यूएनओ के मेंबर भी हैं। हम इस तरीके का निर्णय नहीं कर सकते कि हम केवल अपने लिए ही वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जहां तक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए जो सुविधाएं दी हैं, जो स्वागत जी। के योग्य हैं, लेकिन हम्म। उनके उत्पादन करने से काम नहीं चलेगा। जी। समस्या उनके मार्केटिंग की है, जी। मार्केटिंग डोमेस्टिक मार्केट में भी और विदेशी मार्केट में भी। इंटरनेशनल मेरा मार्केट ये में भी। मानना जी। है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर कोई ब्रांड नेम मिल जाए, जी। जैसे एक संस्था है KVIC, खादी जी। विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जी। अगर प्रधानमंत्री जी KVIC को एक मल्टीनेशनल कंपनी घोषित कर दें और जिससे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बने हुए पदार्थों को ब्रांड नेम मिल जाए, तो वो वस्तुएं न केवल हमारे देश में बिकेंगी बल्कि जी। विश्व स्तर पर उनकी मांग होगी। ऐसी जी। वस्तुएं बहुत सी हैं जिनकी विश्व स्तर के ऊपर मांग हो सकती है, और हमें केवल आत्मनिर्भर का मतलब केवल सेल्फ सफिशिएंसी से नहीं समझना है, बल्कि सेल्फ रिलायंस से समझना है, जिसमें हम निर्यात भी करेंगे, आयात भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात अनिल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जी। देश का व्यक्ति गरीब और बेरोजगार केवल भारत में है। जब किसी व्यक्ति को, भारतीय को विदेश में जाने का मौका मिलता है, ना वो गरीब रहता है ना ही वो बेरोजगार रहता है। जी। और आपको पता होगा कि विश्व स्तर पर रेमिटेंसीज में जो विदेशी मुद्रा भारत में आती है, हमारे भारत के लोगों के द्वारा जो बाहर रहते हैं भेजी जाती है, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा मात्रा है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कितना जी। रेमिटेंस आता है, लेकिन विश्व स्तर पर भारत का नंबर 1 है। इसलिए जी। मोदी जी का बार बार आत्मनिर्भर भारत अभियान में लोकल टू वोकल की बात बड़ी गंभीरता के साथ हमें डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब, अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा प्रदेश में लॉकडाउन के पहले सप्ताह से ही, जब पहला लॉकडाउन हुआ उसके पहले वीक में ही प्रदेश की मनोहर सरकार ने लोगों से कोरोना रिलीफ फंड में दान करने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया और लगातार जो है दान मांगा गया लोगों से, किसानों से दान मांगा गया, आम आदमी से दान मांगा गया, बिजनेस मैन से दान मांगा गया। क्या ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार के पास महीना 2 महीना तक की भी हिम्मत नहीं होती? इतने बजट जब पास किए जाते हैं, अभी हाल ही में जो फरवरी में इस सत्र का बजट जो पेश हुआ वो लाखों करोड़ रुपए का बजट था। क्या सरकार जो है केवल 2 महीने का राशन पानी, 2 महीने का खर्चा अपने बलबूते नहीं चला सकती? उसे लोगों के सामने, जहां उसे हेल्प करनी चाहिए थी, उसने लोगों के सामने अपनी झोली फैला दी। देखिए अनिल जी, आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है। मुझे नहीं पता आप कभी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं नहीं रहे हैं। जी। जब हम पढ़ा करते थे उस समय सरकारों के लिए एक बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बजट जी। डेफिसिट में हम टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का अंतर देखते थे। जी। आज अगर आप 1991 के बाद चाहे भारत का बजट उठा ले, चाहे किसी राज्य सरकार का बजट उठा ले, वहां बजट डेफिसिट जीरो दिखाया जाता है। जी। 1991 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसे कहा गया था फिस्कल डेफिसिट। जी। फिस्कल डेफिसिट में केवल रेवेन्यू रिसीव्स में से टोटल एक्सपेंडिचर को निकाला जाता है, यानी कि अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसमें जोड़ करके हम फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा जी। में हम पूरे भारत में पहले नंबर पर हैं, जहां फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को हमने लागू किया था, और अब तक हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पे रहे हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जी। खेद की बात है कि सरकार इसके लिए उधार लेती है, लोन लेती है, और जी। लोन के ऊपर ब्याज दिया जाता है। हम्म। चाहे देश की सरकार ले लें, चाहे हम राज्य की सरकार ले लें, इस समय भी बजट का अराउंड 20% तो ब्याज को पेमेंट करने पे चला जाता है। जहां तक इस जी। तरीके बिल्कुल। की आपदाओं की बात है, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों से
मांगना इसके लिए उचित नहीं है। इतिहास की तरफ भी देखें, जो पहले राजा हुआ करते थे, इवन विदेशी राज्य के समय में, अंग्रेजों के जमाने में भी आपदाएं आई हैं, उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है। ये जहां तक दान देने की बात है, ये तो अंदर से आती है। अब अगर मान लीजिए मैंने एक दान प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया, तो क्या मेरे घर की घंटी हर रोज बजनी चाहिए? भिन्न भिन्न किस्म के लोग पर्चियां काट करके पूरे राज्य के अंदर घूम रहे हैं ताकि वो सरकार के लिए अपने नंबर बना सकें, चेक दे सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था से मैं सहमत नहीं होता। सरकार को अपने वित्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए, रेवेन्यूज को कलेक्ट करने के लिए बहुत से साधन हैं। जी प्रोफेसर साहब, इसमें एक बड़ा और सवाल निकल कर आता है, चूंकि लॉकडाउन के दौरान जो सबसे जो बड़ा अगर कहें कि धंधा जारी रहा, वो कृषि से जुड़ा हुआ रहा। सब्जी की लगा लें या फसलों की बात लगा लें, मंडियों में फसलें लगातार बिक रही हैं, सरकार खरीद रही है, लिफ्टिंग धीमी है लेकिन भुगतान हो रहा है, और बम्पर जो है खरीदारी इस बार भी दिखाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, तो केवल किसानों की फसलें, किसानों की सब्जियां, किसानों के फ्रूट जो हैं वही बिके। लोगों ने खूब महंगे दामों पर खरीदे भी, लेकिन किसानों की हालत आज भी ज्यों की त्यों है। 2-2.5 महीने का इतना भारी मुनाफा जो कमाया गया, वो किसानों की जेब में फिर भी नहीं गया। किसानों के पास आज भी रोटी के लाले हैं। ये इसका कारण क्या है? ये बड़ी जो समस्या है, ये लगातार बनी आ रही है, इसकी वजहें क्या हैं? फार्मर की जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन का 30 to 70% तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में खत्म हो जाता है। जहां तक आप इस कीमतों की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस में गैप है। जहां तक किसान है, किसान तो कभी रिटेल प्राइसेस के ऊपर बेचता नहीं है, किसान तो मंडी में बेच करके आ जाता है। और मैं समझता हूं कि वास्तव में इस इन्फ्लेशन रेट को, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड होता है और रिटेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स होता है, इसके अंतर को कम करने की आवश्यकता है अगर हम वास्तव में किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। जहां तक किसान की बात है, किसानों को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, जो अभी वित्त मंत्री ने भी जो पैकेज दिया है, उसके लिए वास्तव में जो प्रावधान है वो पर्याप्त नहीं है। मैं कहा करता हूं कि कृषि क्षेत्र को अगर हमने विकसित करना है, तो इसके लिए हमें रेनबो रेवोल्यूशन, जिसे इंद्रिय धनुष्य क्रांति कहा जाता है, इसको अपनाने की आवश्यकता है। इंद्रिय धनुष्य क्रांति में केवल वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं किया जाता, बल्कि उस बढ़े हुए उत्पादन में वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करने का प्रावधान होता है, और प्लस उसमें एक्सपोर्ट का प्रावधान होता है। हम केवल मात्र अगर ये कल्पना कर लें कि अनिल जी को या मदन मोहन गोयल को एक वस्तु की कीमत जो होलसेल मार्केट में 10 रुपए की थी और उसको 40 रुपए एक रेडी से खरीद लिया, तो उसका लाभ किसान को नहीं मिल रहा। किसान को तो बेचारे को 10 रुपए ही मिला है। तो मैं मानता हूं कि किसान किस लिए सुसाइड कर रहा है, किसान किस लिए बर्डन है, क्योंकि रादर मैं कल मैंने लिखा था कि किसान तो बेचारा कोबरा इफेक्ट से प्रभावित है। आपने सुनी होगी ये कहावत कि सांप को अगर दूध पिलाओ तो सांप डंक मारता है। तो किसान को जो लोन दिया जाता है वो एक सांप का काम कर रहा है, कोबरा का काम कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जो लोन लिया जाता है, पहले तो उस लोन को लेने के लिए उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण मात्रा में नहीं मिलता, और उसके लिए हो सकता है उसको रिश्वत भी देनी पड़ती हो। जहां तक उसका प्रयोग करने की बात है, बाजार में जब वो चीजें खरीदने जाता है तो उसको मिलती है रिटेल प्राइसेस पे, और अपनी वस्तुओं को बेचता है वो होलसेल प्राइसेस पे। तो फार्मर की समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं, और फार्मर की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने अभी जो असेंशियल गुड्स एक्ट में परिवर्तन करने की बात की है कि किसान पूरे देश के अंदर अपनी चीजों को बेच सकता है। एक छोटा किसान बताइए पूरे देश में कैसे बेचने के लिए चला जाएगा? उसकी तो बेसिकली अगर देखा जाए मार्केटिंग उसके खेत पे होनी चाहिए। अगर सरकार
किसान के द्वारा पैदा की हुई वस्तुओं को, सब्जियों को, फलों को खेत में खरीद ले और उसकी उचित कीमत उसको दे दे, तभी किसान की हालत में सुधार आ सकता है। और इसके जी साथ साथ मैं कहा करता हूं कि किसान तो आजकल अपनी जमीन में बीज बोने का पैसा नहीं है उसके पास, पानी के लिए पैसा नहीं है, खाद के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने पिछले दिनों में कहा था कि अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जय जवान जय किसान का समझे हो, तो उसमें अगर हम किसान की स्थिति को, किसान की भूमि के उचित प्रयोग को करना चाहें, जी तो इसके लिए मिलिट्री फॉर्म्स बनाने की जरूरत है। जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत पहले कृषि के राष्ट्रीयकरण की बात की थी। उन्होंने जी कहा था कि जमीन का राष्ट्रीयकरण करके उसके ऊपर अगर खेती की जाए, जी तो अगर जमीन को एक्वायर करके बिजनेस हाउसेस को दे दी जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। जी बेसिकली लैंड एक्ट के अनुसार जमीन का प्रयोग खेती के लिए होना चाहिए और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ लैंड को कम किया जाना चाहिए। तो मैं जी मानता हूं कि जो खाली पड़ी जमीन है, बैरन लैंड है, अगर वो खेती योग्य बनानी है, तो उसको वो मिलिट्री फार्म के तौर पर डिफेंस को दे देनी चाहिए, ताकि हम उस बैरन लैंड को प्रयोग कर सकें और उससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी आप सुन रहे होंगे एक चर्चा चल रही है कि डिफेंस में 3 सालों के लिए कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं। जी जी मैं जी भर्ती का हो रहा है। जी बिल्कुल। साउथ कोरिया में था, तो साउथ कोरिया में मैंने देखा कि वहां हर एक युवा को कम से कम 5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है। मैं ये जी मानता हूं कि देश इस स्थिति में आ गया है कि यहाँ ना केवल लोगों में डिसिप्लिन की जरूरत है, बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन की जरूरत है। इसके जी लिए 5 साल की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, जैसे जी कि साउथ कोरिया में है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी व्यवस्था जो है बिजली जो सिस्टम है उसके हवाले है और प्रोडक्शन करने वाला किसान उसकी हालत ज्यों की त्यों है, लेकिन जो सबसे ज्यादा भार पड़ रहा है वो कंज्यूमर पर पड़ रहा है, उपभोक्ता पर पड़ रहा है। तो आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन की इस व्यवस्था में भी बिचौलगी जो सिस्टम है, जो बिचौलियों का सिस्टम है, वो फिर भी फला फूला और उसने पैसा भी कमाया। अवैध शराब बेची गई, सब्जियां बेची गई, अनाज बेचा गया। जो जो बीच के बिचौलिए लोग हैं वो बैठे बिठाए इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। सरकार इस चीज में क्या कर सकती है? ये व्यवस्था कैसे सुधर सकती है? बिचौलगी जो है वो उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, सरकार ने कई बार किसानों की मदद करने के लिए कुछ प्रयत्न किए हैं। जी जैसे अभी ये जो असेंशियल गुड्स एक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है, वो भी एक किस्म से मार्केटिंग रिफॉर्म ही है, जी लेकिन उसका करने का तरीका ठीक नहीं है। मैंने ओके अपना कल ट्रिब्यून में लिखा था और ये जी बताया था कि वास्तव में जो किसानों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जी मेरा ये मानना है, इवन अनाज के लिए सरकार ने बहुत पहले एक संस्था बनाई थी, एफसीआई। जी मैं ये मानता हूं कि एफसीआई देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा विलियन है। कारण जी ये जी है कि किसानों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी और एफसीआई उसको स्टोर कर लेता था। आज एफसीआई के गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है और जी जबकि हम सेल्फ सफिशिएंसी तो क्लेम करते रहे हैं। यहां हुँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक स्टोरेज कैपेसिटी किसान के लिए गांव के स्तर पर नहीं की जाएगी, तब तक हम देश के किसानों की स्थिति को ठीक नहीं कर सकते। जी। प्रोफ़ेसर साहब अगला सवाल ये है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें जो है अब मौके पे बात करें और केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं और शोध पर जोर देने की बात कर रही हैं, फंड मुहैया करवाने की बात कर रही हैं। आप क्या मानते हैं कि इन चीज़ों के लिए सरकार ने कुछ देरी कर दी या अभी भी इस सेक्टर की ओर पूरा ध्यान देके स्थितियों को आने वाली स्थितियों को सँभाला जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मैं अभी शिक्षा की बात कर रहा था, शिक्षा के लिए तो सरकार का दृष्टिकोण कभी उचित नहीं रहा। अभी खेद की बात है, इवन वर्तमान भारत सरकार भी 6 साल से
नई शिक्षा नीति बना रही है। और मैंने उस शिक्षा नीति को पढ़ा था, जिसमें मैं प्रावधान भी देख रहा था। सिर्फ एक बात मुझे अच्छी नजर आ रही थी उसमें, कि सरकार मिनिस्ट्री का नाम बदलने जा रही है। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी ने इसका नाम रखा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी भी राज्य सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। तो इस माध्यम से ये देखा जाए कि राज्य सरकारों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो इसलिए केंद्र में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो केवल मात्र ये बात इसके अंदर है। और इस समय जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्लासरूम की हो सकती है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। मैं बार बार अपने भाषणों में ये बात करता रहा हूं कि ई टीचिंग, ई लर्निंग को शिक्षा के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री किया जा सकता है, लेकिन क्लासरूम को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। वास्तव में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की जो प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए इस समय निजी क्षेत्र के अंदर भी संस्थाएं बहुत खुली हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज खुली हैं। मुझे भी अनुभव है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ग्राउंड्स हैं लेकिन कोच नहीं है। तो सरकार अगर पीपीपी मॉडल को ठीक तरीके से लागू कर दे तो शिक्षा के स्तर को बदला जा सकता है। कैसे? कि ग्राउंड तो हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, लेकिन गवर्नमेंट कोच दे दे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे। तो इससे देश की शिक्षा की नीति को बदला जा सकता है। आप क्या मानते हैं सर कि इस जो कोरोना का जो दौर है और ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला रोजगार या धंधा क्या होगा? और ऐसा कौन सा धंधा होगा जिसका अब फ्यूचर है? देखिए, सरकार ने सबसे पहले तो जो निर्णय लिया, तुरंत ले लिया। इस समय मेरे देश की जो माइग्रेटरी लेबर, चाहे वो किसी भी राज्य में है, वो अपने गांव में जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है? इसका मतलब क्या है कि हमने उनको जो उचित सुविधाएं, उचित साधन दिए जाने चाहिए थे, वो उनको नहीं मिली। जो दावे सरकार कर रही है वो पर्याप्त नहीं रहे हैं। मेरे सोचने से इस समय अगर वास्तव में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आत्मनिर्भर भारत अभियान को समझने की कोशिश करें, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, उसको लागू कोशिश करें, तो उसके लिए वर्तमान में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही संभावनाएं हैं। मुझे डाउट है कि इस समय जो माइग्रेटरी लेबर दोबारा गांव में चली गई है, कि क्या राज्य सरकारें, क्या देश की सरकार उनको दोबारा से शहरों में ला करके कामयाब होगी? नहीं। इस का प्रयोग सरकार को करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करके। यहां मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि 2020 में अगर हमने डेवलपमेंट के विजन को अचीव करना है तो उसके लिए वी विल हैव टू प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। एक कार्यक्रम आया था पूरा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार को ये चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से वहां कार्यक्रमों को समझते हुए रोजगार के अवसर पैदा करे, ताकि ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ दोबारा ना हो। रादर अब समय आ गया है इस बात को समझने का कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्रित करें और लोगों को, गरीबी को, रोजगार को अवसर देने के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। मैं ये मानता हूं, पिछले दिनों एक स्टडी आई थी एनएसएसओ की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें ये आंकड़े आए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों का पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन शहरों के मुकाबले में अधिक है। यहां मैं अनिल जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस आंकड़ों का प्रयोग एक मल्टीनेशनल कंपनी ने, कैडबरी ने किया। कैडबरी ने एक रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। हमारे जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तब हम चॉकलेट लेने जाया करते थे, तो वो जो चॉकलेट्स आया करती थी कैडबरी की, उसका साइज 5 रुपए या 10 रुपए का हुआ करता था। आज मार्केट में
₹1 की कैडबरी की चॉकलेट भी मिलती है। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से जो पदार्थ, जो वस्तुएं हमारे मार्केट भरी पड़ी है, हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं, हमारे मॉल्स भरे पड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर भरे पड़े हैं, उनको अगर बेचने के लिए स्कीम्स बनाने की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, जिससे जहां लोगों के पास वस्तुएं नहीं है, जहां लोगों को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए, उसके लिए हम हायर सेल परचेज का, इंस्टॉलमेंट्स का जो स्कीमें लागू करके वस्तुओं को बेच सकते हैं। और जो हमारे देश में मंदी की स्थिति है, केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में हम विकास करके ही अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर ला सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।